नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। और ये प्रश्न जो है वो मैंने यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक से लिया है, ठीक है, जिसको कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए स्पेशली आपका पब्लिश किया गया है। अगर आप देखेंगे इस पुस्तक में समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, कंप्यूटर असिस्टेंट, अपर निजी सचिव, ग्रुप सी, ग्रुप डी, स्टेनोग्राफर और ड्राइवर सभी एग्जाम्स के प्रश्नों को इंक्लूड किया गया है। अभी तक इस बुक के थ्रू हमने पॉलिटी को डिस्कस किया है, पॉलिटी के सारे क्वेश्चंस को, आधुनिक भारत के सारे प्रश्नों को मैंने आपसे डिस्कस किया है, पर्यावरण के सारे प्रश्नों को मैंने आपसे डिस्कस किया है और भूगोल ज्योग्राफी के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों को। अब हम साइंस के क्वेश्चंस को डिस्कस करें। लास्ट क्लास में मैंने आपसे साइंस के कुछ 28 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आज हम उन्हीं क्वेश्चंस को फिर से दूसरे प्रश्नों को, आगे के प्रश्नों को फिर से डिस्कस करते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो सेकेंड लेक्चर है ये साइंस का, जिसमें एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, फोर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, लीनियर मोमेंटम, इम्पल्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा। आप ही में से स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट करते थे कि मैम क्लास के स्टार्टिंग में ही बता दिया करिए कौन कौन से टॉपिक्स कवर होंगे, तो मुझे ये सजेशन सही भी लगा था, इसीलिए मैं थोड़ा ब्रीफ में आपको बता देती हूँ कि आने वाले लेक्चर में जो मैं ले रही हूँ अभी आगे समय में हम क्या क्या टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, अब आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी जानकारी मैं आप लोगों को देना चाहूँगी वीडियो क्रैश कोर्स के बारे में, जिसको कि डिकोड एग्जाम ने लॉन्च किया है स्पेशली आप लोगों के लिए। यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट RO के एंटायर सिलेबस को कवर किया गया है वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से। यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी जहाँ पर आप अपने परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सकते हैं, और अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है क्लास तो आप पूछ भी सकते हैं। यहाँ पर ये नंबर दिया गया है, इस पर आप कांटेक्ट करिए। इस सीरीज से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए होगी तो इस नंबर पे आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। चलिए, अब आज की क्लास का हम पहला प्रश्न देखते हैं और 29 क्वेश्चन है इस सीरीज का। एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन है, कैंडल, बल्ब, सितार और लाउड स्पीकर दिया गया है। ग्रुप सी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो आसान प्रश्न है, देख लेते हैं। कैंडल की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू लाइट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी टू साउंड एनर्जी, केमिकल एनर्जी टू लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू साउंड एनर्जी। तो बताइए यहाँ पर कौन सा आपका सही उत्तर होगा। लाउड स्पीकर में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो आपकी साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होती है, ये डी का फोर्थ हो गया, ठीक है। उसके बाद सितार की अगर हम बात करेंगे, इसमें मैकेनिकल एनर्जी जो है वो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होती है, यांत्रिक ऊर्जा जो है वो ध्वनि ऊर्जा में आपकी परिवर्तित होती है। बल्ब की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो विद्युत ऊर्जा है वो प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट हो रही है, और मोमबत्ती में क्या हो रहा है, केमिकल एनर्जी जो है, रासायनिक ऊर्जा जो है वो प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट हो रही है। तो ए का थर्ड आपका हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं बी का क्या दिया गया है, बल्ब में इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू, तो बी का फर्स्ट हो गया, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का सेकेंड हो गया, ठीक है, और डी का फोर्थ हो गया। ऑप्शन कौन सा सही हो गया, सी सही हो गया। अगर आपको वीडियो पॉज करने की आवश्यकता है तो आप वीडियो पॉज कर सकते हैं। अभी मैंने नोटिस किया है कि थोड़ा सा स्लाइड ब्लर हुई है ना, तो आपको देखने में दिक्कत हुई होगी, तो अगर आपको वीडियो पॉज करना है क्लास तो वीडियो पॉज कर लीजिए आराम से, फिर प्रश्न को पढ़िए और उत्तर दीजिए। वैसे ये बहुत ही आसान प्रश्न था। यहाँ पर देख लीजिए, कुछ हम कॉमन एनर्जी कन्वर्जन को देख लेते हैं। जैसे रासायनिक ऊर्जा को अगर हम यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करने की बात करें तो ह्यूमन बॉडी यूजिंग फूड टू मूव मसल्स, ठीक है। यहाँ पर हमारे बॉडी में जब हम कुछ खाते हैं तो वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, तभी हम मूव कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर केमिकल एनर्जी जो है वो मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो रही है। केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर हम देखें तो आपके पास टॉर्च होगा, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, टॉर्च में जो केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। या फिर अगर टॉर्च की अगर हम बात करें क्लास, तो यहाँ पर लाइट एनर्जी का भी प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है, कि केमिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। फिर देखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी में वॉशिंग मशीन जब चलाते हो तो वॉशिंग मशीन चलती है तो कपड़े धुलते हैं ना, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। हीटर की अगर हम बात करें या फिर इलेक्ट्रिक आयरन की बात करें तो वहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, बताइए, हीट एनर्जी में, ठीक है। फिर उसके बाद स्पीकर, लाउड स्पीकर की बात करें हम तो वहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। ड्रम, गिटार, सितार, इन सब की बात करें तो मैकेनिकल एनर्जी साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। सोलर पैनल की हम बात करेंगे, सोलर पैनल्स का यूज किया जाता है ना, तो वहां पे सौर ऊर्जा जो है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है।
लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी की अगर हम बात करें तो फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, पेड़ जो है वो प्रकाश को लेते हैं और अपने भोजन का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो लाइट एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है वहां पर। न्यूक्लियर रिएक्टर में देखेंगे तो न्यूक्लियर एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। स्टीम इंजन की अगर हम बात करेंगे, स्टीम इंजन में क्या होता था, हीट एनर्जी जो थी वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती थी, तभी तो जो इंजन्स होते थे वो आपके मूव करते थे। तो ये इस तरीके के प्रश्न परीक्षा में देखने को मिल जाते हैं। और हम देखते हैं 30th क्वेश्चन, व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्लास, जब भी कोई भी बॉडी आपकी ऐसे रेस्ट में है तो पोटेंशियल एनर्जी में है, जैसे ही वो मूवमेंट पकड़ेगी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था एनर्जी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, जूल होती है। और काइनेटिक एनर्जी का अगर हम फॉर्मूला देखेंगे तो वो क्या होता है, याद रखिएगा, ½ mv², ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो जब भी हम बुलेट को गन से फायर करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ए आपका सही उत्तर है। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूँ एक बॉल है वो रेस्ट में है, जैसे ही मैंने बॉल को उछाला फिर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। चलिए ये चीज़ क्लियर है। तो पोटेंशियल एनर्जी को क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, और काइनेटिक एनर्जी को गतिज ऊर्जा, जिसमें गति हो। 31 क्वेश्चन को देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। कौन सा पोटेंशियल एनर्जी का एग्जाम्पल नहीं है, वाटर स्टोर्ड इन अ डैम, कंप्रेस्ड स्प्रिंग, रनिंग वाटर या फिर रेज्ड हैमर। इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ परीक्षा 2022 में पूछा गया प्रश्न है ये। तो ध्यान दीजिएगा, रनिंग वाटर जो है वो पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, क्योंकि रनिंग वाटर में मूवमेंट हो रहा है ना, गति है, मूवमेंट है। तो यहाँ पर रनिंग वाटर में हमें काइनेटिक एनर्जी देखने को मिलेगी। लेकिन वाटर स्टोर्ड इन अ डैम, किसी डैम में वाटर स्टोर है तो वो अभी रेस्ट में है, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी। कंप्रेस्ड स्प्रिंग, स्प्रिंग जो है उसको आपने कंप्रेस्ड करके रखा है, दबा के रखा है, तो अभी वो रेस्ट में है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी। रेज्ड हैमर, हैमर जो है उसको आपने उठा के ऐसे रेस करके रखा हुआ है, तो उसमें भी अभी पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। जैसे ही मूवमेंट में आएगा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। If the kinetic energy of a body is increased by 300%, its momentum will increase by। यहाँ पर देखिए हमने फॉर्मूला देखा है K = ½ mv², दिख रहा है आपको। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ समझ में आ रहा होगा कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो अगर 300 हो गई, हम सपोज कर रहे हैं 300 काइनेटिक एनर्जी आपकी हो गई है, 300 गुना हो गई है, तो आपका पूछा गया है कि मोमेंटम कितने से इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है वो है 32 का ए। ध्यान दीजिएगा क्लास, यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ। पहले काइनेटिक एनर्जी को हम मान के चल रहे हैं कि K है, ठीक है, और अभी बोला गया है K2 जो है वो 3 टाइम इंक्रीज हो गई है, मतलब 4K हो गई है। तो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो मोमेंटम के स्क्वायर है, ठीक है, ½ mv², ठीक है, वही v² यहाँ पर लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा। तो K1 K2 को आपने प्लेस किया है, यहाँ पर P1 P2 है, होल स्क्वायर है, ठीक है। K1 की वैल्यू कितनी है मैंने आपको बताया है, K है। K2 कितना है, वो 3K + K है, ठीक है, मतलब 4K है। तो यहाँ पर प्लेस करिए, हम रेशियो निकाल लें तभी हमको पता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए K1 की जगह हमने K लिखा है, K2 की जगह हमने 4K लिखा है, ठीक है, और मोमेंटम आपका P1 P2 है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये K से ये K कैंसिल, तो कितना हो गया 1/4 = P1/P2 का होल स्क्वायर, जिसको कि हम लिख सकते हैं P1/P2 = 1/2, ठीक है, या फिर हम लिख दें P1 = क्या हो जाएगा, P1 = यहाँ पर ध्यान दीजिए 2P1, ये यहाँ जाएगा 2P1 = P2, 2P1 = P2 हो जाएगा, ये आपको मिल गया, ठीक है। अब हमने क्या किया है, इसी को प्लेस कर दिया है P1 P2 में, और हमें मिलेगा कि 100% से ये इंक्रीज हो जा रहा है। इसको अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से पढ़ लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बोला गया है गतिज ऊर्जा को हम 300% से बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो उस समय संवेग जो है वो कितने से बढ़ेगा, यही चीज़ पूछी गई है यहाँ पर। तो आप आराम से इस तरीके से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर सॉल्व कर लीजिएगा। जो मैथमेटिक्स के हैं उनको तो समझ में आ गया होगा,
जो थोड़ा साइंस बैकग्राउंड से नहीं है उनको दिक्कत हो रही होगी तो वो आराम से पढ़ लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, व्हाट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी पॉसेस्ड बाय अ स्ट्रेच रबर बैंड। तो बताइए स्ट्रेच रबर बैंड में किस तरीके की एनर्जी देखने को मिलती है, केमिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी या फिर थर्मल एनर्जी। तो 33 का जो आपका सही उत्तर है वो क्या है, इसमें हमें पोटेंशियल एनर्जी देखने को मिलेगी। अभी जो है जो रबर बैंड है उसको हमने स्ट्रेस किया है लेकिन वो रेस्ट में है तो पोटेंशियल एनर्जी है। ऐसे स्प्रिंग को हमने कंप्रेस किया है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी है। जैसे ही मूवमेंट आएगा ये पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। फोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन अब देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो फोर्स से रिलेटेड कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा, फोर्स मेनी ब्रिंग्स अ चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मेनी नहीं, इसको मे करिए। अच्छा इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है इस बुक में, मैंने देखा है स्पेलिंग मिस्टेक, प्रिंटिंग मिस्टेक, कई जगह ट्रांसलेशन भी गलत किया है। तो फोर्स में ब्रिंग अ चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। फोर्स में मेक एन ऑब्जेक्ट मूव, फोर्स कैन नॉट चेंज द डायरेक्शन, ओके यहाँ पे लिखा है फोर्स कैन नॉट चेंज द डायरेक्शन, ठीक है। फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, फोर्स कैन बी पुश और अ पुल। यहाँ पर बोला गया है कौन सा ऑप्शन आपका सही है। 34 का पढ़ लीजिए, वीडियो को पॉज करना है तो बताओ अगर यहाँ पर मैंने एक आटा लिया और मैं उसको गूंथ रही हूँ मार मार के, ठीक है, तो फोर्स लग रहा है, उसका शेप जो है बदल रहा है। मिट्टी है, मैंने मिट्टी पे फोर्स लगा लगा के शेप बदल दिया, फोर्स के थ्रू शेप बदलता है। किसी के चेहरे पे मारो शेप बदल जाएगा, फोर्स लगा दो बदलेगा ना शेप। चलो फोर्स में मेक एन ऑब्जेक्ट मूव, अरे भाई धक्का दे दो ऑब्जेक्ट मूव करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फोर्स कैन नॉट चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, क्यों नहीं, कोई ऐसे ऐसे चल रहा है पकड़ के कॉलर पकड़ के उसको उल्टा कर दो भी उल्टा चलने लगेगा, ठीक है। तो फोर्स की वजह से डायरेक्शन भी बदलता है। फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सही है। कोई बहुत धीमा धीमा चल रहा है, साइकिल धीमी धीमी चला रही है, पीछे से ले आके धक्का दे दो अभी स्पीड बढ़ जाएगी। फोर्स कैन बी पुश और अ पुल, पुश और पुल फोर्स को आपने पढ़ा ही है। तो यहाँ पर बस ये ऑप्शन सही नहीं है, बाकी सब सही है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। बेसिक एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन से ही, इसमें इतना सोचने वाला नहीं है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल्स टू द रिजल्टेंट ऑफ, बताइए यहाँ पर एनर्जी, पावर, फोर्स या फिर इम्पल्स। 2021 में पूछा गया प्रश्न है। 35 का आपका सही उत्तर क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल्स टू द रिजल्टेंट ऑफ अ फोर्स, ठीक है। सी आपका सही उत्तर है। F इजिकल टू ma होता है, ये आपको पता है। यहाँ पर फोर्स है, ये क्या है, ये मास है, ये एक्सेलरेशन है, ठीक है। 1 न्यूटन इक्वल्स टू, इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ 2021 में पूछा गया प्रश्न है। 36 का आपका सही उत्तर क्या है, 1 न्यूटन इक्वल्स टू 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये याद रखिएगा। सी सही उत्तर है, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 1 किलो, मैंने क्या बोला है, किलोमीटर बोला है क्या, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये ध्यान रखिएगा, किलोग्राम है, ठीक है क्लास, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी इसमें। सी आपका सही उत्तर है। Which of the following statement is true if the net force acting on the object is 0? बताइए अगर net force acting on an object is a 0 तो क्या होगा, object can only be at rest, object can only be moving with constant velocity, the object can be at rest or can be moving with constant velocity, the object can only be moving with a velocity that is changing। सबसे पहले चेंज तो होगा ही नहीं। जब हम बात कर रहे हैं कि नेट फोर्स एक्टिंग जो है वो 0 है तो उस कंडीशन में क्या होगा, ऑब्जेक्ट मूव भी कर सकता है या फिर ऑब्जेक्ट विद कांस्टेंट वेलोसिटी मूव कर सकता है, चेंज नहीं होगा। हाँ, हमने कई फोर्स लगाए हैं किसी ऑब्जेक्ट पे तो हो सकता है उस कंडीशन में सारे फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर दे, ठीक है, और ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पे रहे, या फिर हो सकता है सारे फोर्स एक दूसरे को कैंसिल तो करे लेकिन जो ऑब्जेक्ट है वो अभी भी उस कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ही मूव करे, ठीक है। तो सी सही होगा। वस्तु या तो स्थिर अवस्था में हो सकती है या एक समान वेग से गति कर सकती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सी आपका सही उत्तर है यहाँ पर। क्लियर है क्लास। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक दिया गया है
आपको एक ऑब्जेक्ट दिया गया है, उसमें फोर्स F1 लग रहा है, F2 लग रहा है, F1 लग रहा है, F2 लग रहा है, दोनों तरफ से। तो यहाँ पर तो एकदम रेस्ट में है, सब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहा है और ये 0 के इक्वल है। लेकिन याद रखिएगा, अगर इक्वल फोर्स लग रहा है तो हो सकता है उस कंडीशन में ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे भी हो सकता है, या फिर जिस कांस्टेंट वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है उसी कांस्टेंट वेलोसिटी से वो मूव करेगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पर कुछ फोर्सेस के टाइप देखते हैं। जैसे फ्रिक्शनल फोर्स की अगर हम बात करें, फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो कब लगता है, जैसे मैंने अगर किसी रफ सरफेस पे एक ड्रम रखा तो उस पर फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा लगेगा। अभी किसी सरफेस पे मैंने ले जाके ऑयल गिरा दिया और उस पर ड्रम रखा और उस पर फोर्स लगाया तो वहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स कम होगा। ठीक है, ये आपको पता है। जब भी कोई सरफेस जो है वो रफ होगा वहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा होगा, मतलब वो ऑब्जेक्ट के मूवमेंट को अपोज करेगा, रोकेगा। ठीक है, और कहीं पर अगर खूब तेल गिरा दो और कह दो भाई चलो, या फिर साबुन गिरा दो कह दो चलो, तो इंसान गिर जाएगा। तो क्यों गिर जाएगा? क्योंकि वहाँ फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो कम हो गया है। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए टेंशन फोर्स की बात की गई है। टेंशन फोर्स कब लगता है? जैसे फोर्स ट्रांसमिटेड थ्रू अ स्ट्रिंग और अ रोप, वहाँ पर जब भी कोई फोर्स आपका स्ट्रिंग और रोप पर लगता है तो उसे हम टेंशन फोर्स कहते हैं। यहाँ पर जो मेन चीज़ है ग्रेविटेशनल फोर्स आप देख लीजिए, मैग्नेटिक फोर्स देख लीजिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देख लीजिए। आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर हम बात करें, अट्रैक्शन बिटवीन द मासेस। ठीक है, ये यहाँ पर जब हम ग्रेविटी की बात करते हैं, पृथ्वी पर ग्रेविटेशनल फोर्स है, आप मानते हैं अट्रैक्शन बिटवीन द टू मासेस है, लेकिन दो मासेस एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब मैंने पेन ऊपर फेंकी, पेन ऊपर से नीचे गिर रही है, क्यों गिर रही है? न्यूटन सेब के पेड़ के नीचे बैठा था, उसने कहा सेब नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया? ठीक है, सेब जो है वो नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया? तो उसने बताया क्योंकि ग्रेविटी की वजह से। ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ का है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है, चाहे वो ऑब्जेक्ट उसके कांटेक्ट में हो चाहे ना हो, ये ध्यान में रखिएगा। हवा में भी है तब भी वो नीचे ही आके गिरेगा। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स की हम बात करेंगे तो जो मैग्नेट्स के बीच में लगता है, फोर्स बिटवीन द मैग्नेट और मैग्नेटिक मटेरियल। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करेंगे तो फोर्स बिटवीन द इलेक्ट्रिक चार्जेस जो एग्जिस्ट करते हैं वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाते हैं। चलो अभी क्वेश्चन देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब यहाँ पर 38 क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है मोमेंटम और इम्पल्स से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम? ठीक है, लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का फिनोमिना कहाँ लग रहा है? रॉकेट में, हेलीकॉप्टर में, जेट में या फिर एरोप्लेन में? 38 का आपका सही उत्तर है लीनियर मोमेंटम का, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का ये जो रूल है वो रॉकेट्स में लगता है। ए आपका सही उत्तर है। ठीक है, लीनियर मोमेंटम की अगर हम बात करें, इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। ठीक है, P इज टू एम इंटू वी होता है, जहां पर P क्या है? मोमेंटम है, याद रखिएगा। P क्या है? मोमेंटम है। M क्या है? मास है। ठीक है, और V क्या है? वेलोसिटी है। क्लियर है? अगला प्रश्न देखते हैं 39 क्वेश्चन को। यहाँ पर क्या दिया गया है? पिक द वन विच इज नॉट द टाइप ऑफ फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन नहीं है? रोलिंग फ्रिक्शन, सेंट्रीपिटल फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन या फिर काइनेटिक फ्रिक्शन? 39 का आपका सही उत्तर जो है वो है सेंट्रीपिटल फ्रिक्शन नहीं है, और सब आपका फ्रिक्शन का टाइप है। ठीक है, बी आपका सही उत्तर नहीं है। स्टैटिक फ्रिक्शन की अगर हम बात करेंगे कि कोई बॉडी जो है वो टेबल पे ऐसे रेस्ट पे पड़ी है, जैसे ये पेन ऐश्वर्या मैम के हाथ में ऐसे पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन है। ठीक है, जब हम कह रहे हैं कि किसी भी बॉक्स को हम क्या करें, मूव कर रहे हैं फ्लोर पे, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं, मूवमेंट में है, तो यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। सेंट्रीपिटल फ्रिक्शन क्या है? जैसे कि मैंने एक स्टोन को एक थ्रेड में बांधा और उसको गोल 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 घुमा रहे हैं, तो यहाँ पर कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? सेंट्रीपिटल फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of these is the appropriate method to increase the friction between the surface and the object? तो बताइए इनमें से कौन सी विधि सतह पर पिंड के मध्य घर्षण को बढ़ाने के लिए उचित है? फ्रिक्शन को बढ़ाने की बात यहाँ पर की गई है, घटाने की बात नहीं की गई है। इंक्रीजिंग द रफनेस ऑफ द सरफेस, यूज ऑफ रोलर, यूज ऑफ बॉल बेयरिंग या फिर बाई लुब्रिकेट?
तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा 40 का। 40 का आपका सही उत्तर है इंक्रीजिंग द रफनेस ऑफ द सरफेस। जब भी हम किसी भी सरफेस को रफ बनाएंगे, खुरदुरा बनाएंगे, तो वहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, आप खुद सोचो कोई रफ सरफेस है, उस पर आपको किसी बॉक्स को घसीटना है, तो उस पर घसीटने में आपको दिक्कत होगी। अगर उसी सरफेस पे तेल डाल दो या उसको एकदम स्मूथ कर दो तो आराम से बॉक्स खिसकता हुआ चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रिक्शन बढ़ाने की बात की गई है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि सरफेस को और रफ बनाएंगे। यूज ऑफ रोलर, रोलर की हेल्प से तो फ्रिक्शन घटेगा। यूज ऑफ बॉल बेयरिंग, बेयरिंग की हेल्प से भी फ्रिक्शन घटेगा। लुब्रिकेंट का प्रयोग करेंगे तब भी फ्रिक्शन घटेगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख लो सेंट्रीपिटल फोर्स, एक बार देख लो। जब ये क्या है, यहाँ पर ये लड़की जो है वो एक बॉल ली हुई है, उसको गोल 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 घुमा रही है, तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है। ठीक है, स्पिनिंग अ बॉल ऑन अ स्ट्रिंग और अ ट्विलिंग लासो। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक झूला टाइप का है जिसमें जो गाड़ी है वो इस तरीके से मूव कर रही है, तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है। इसी तरीके से हम सन और अर्थ को अगर देखें तो आप सभी को पता है सन के अराउंड जो अर्थ है वो रिवॉल्व करता है, तो यहाँ पर भी एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है अंदर की तरफ। ठीक है, चलो 41 क्वेश्चन को हम देखते हैं, क्या दिया गया है यहाँ पर। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वॉशिंग मशीन इज, वॉशिंग मशीन का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। सेंट्रीफ्यूगेशन, डायलिसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस या फिर डिफ्यूजन। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन की वजह से वॉशिंग मशीन आपकी काम करती है। ठीक है, दो चीज़ों को याद रखना है आपको, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, सेंट्रीपिटल में क्या होता है, जो फोर्स है वो एक्ट करता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर पाथ। मैंने अभी आपको बताया अगर ये सन है और ये आपका अर्थ है और आपको पता है अर्थ जो है वो सन के अराउंड अपने ऑर्बिट पे क्या कर, इधर ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा अंदर की तरफ। या फिर हम माने कि ये कोई रोड है, इस रोड पर कोई गाड़ी चल रही है, तो यहाँ पर भी सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो अंदर की तरफ लगेगा। तो फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर पाथ, उसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन की अगर हम बात करेंगे, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द सब्सटेंस बाय रैपिड स्पिनिंग यूजिंग अ सेंट्रीफ्यूज। अभी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर इससे देखिए, सेंट्रीफ्यूगेशन की फ्यूगल फोर्स की अगर हम बात करेंगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अ अपेरेंट आउटवर्ड फोर्स फेल्ट बाय एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑब्जर्व फ्रॉम रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम। यहाँ पर जब मैंने आपसे कहा कि गोल 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 जो अर्थ है वो सन के रोटेट कर रहा है, तो अंदर की तरफ एक फोर्स लगेगा जिसको कि हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। उसी तरीके से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है जो कि बाहर की तरह लगता है, एक इमेजिनरी फोर्स होता है। समझ में आया। सेंट्रीपिटल फोर्स कब लग रहा है, जब कोई ऑब्जेक्ट गोल गोल घूम रहा है। ठीक है, ये अंदर की तरफ है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो बाहर की तरफ है, आउटवर्ड फोर्स felt by an object moving in a circular path observed from a rotating reference frame। ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ग्रेविटेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है, ग्रेविटी एंड मोशन अंडर द ग्रेविटी, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मैक्सिमम। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ पर मैक्सिमम होता है, एट पोल, एट इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। आरओ 2022 में पूछा गया प्रश्न है ये। तो पोल पे याद रखिएगा, पोल पे जो वेट होता है वो मैक्सिमम फील होता है। ठीक है, ए आपका सही उत्तर है। ध्रुव पर किसी वस्तु का वजन जो है वो अधिकतम हो सकता है। किसी स्थान पर एक वस्तु का वजन उस स्थान पर उसके द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण का गुणनफल होता है। पृथ्वी के ध्रुवों पर जी का मान अधिकतम होता है और भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। ये याद रखिएगा, ग्रेविटी की बात यहाँ पर की गई है। पोल्स पे मैक्सिमम होता है और अगर हम देखें इक्वेटर पे 0 होता है। अंततः अधिक गुरुत्वीय त्वरण के कारण ध्रुवों पर वस्तु का वजन अधिकतम होता है और भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। इक्वेटर पे क्या होगा, आपका इक्वेटर पे मिनिमम होगा। ठीक है, और पोल्स पे मैक्सिमम होगा ड्यू टू ग्रेविटी, ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है यहाँ पर। इफ द अर्थ वेयर टू स्पिन फास्टर, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट एनी पोल विल इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन द सेम, बिकम द हाफ।
इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर हम अर्थ को और तेजी से स्पिन कराएं, गोल 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 जो रोटेशन हो रहा है वो और तेजी से हो, तो उस कंडीशन में भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द पोल विल बी क्या, विल रिमेन सेम। ठीक है, सी आपका सही उत्तर है। यदि पृथ्वी की गति तीव्र कर दी जाए तो ध्रुवों पर गुरुत्व के कारण त्वरण का मान समान रहेगा, क्योंकि ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण के कारण गुरुत्वाकर्षीय त्वरण पृथ्वी के कोणीय वेग से स्वतंत्र होता है, डिपेंडेंट नहीं होता है। ये चीज लिखी गई है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पर 44th क्वेश्चन को क्या दिया गया है। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड ड्यूरिंग इट्स मोशन। तो यहाँ पर क्या होगा, वेलोसिटी एक्सेलरेशन दोनों इंक्रीज होगी, वेलोसिटी एक्सेलरेशन बोथ विल इंक्रीज, वेलोसिटी डिक्रीज बट एक्सेलरेशन इंक्रीज, वेलोसिटी डिक्रीज बट एक्सेलरेशन रिमेन कांस्टेंट। इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ 2017 में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब बॉल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया जा रहा है तो उस कंडीशन में वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज होगी बट एक्सेलरेशन जो है वो आपका कांस्टेंट रहेगा। डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। चंद्रमा की सतह पर पृथ्वी के सापेक्ष निम्नलिखित परिवर्तन, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, परिवर्तन होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं यहाँ पर दिया गया है। द्रव्यमान और भार दोनों घटते हैं, द्रव्यमान नियत रहता है किंतु भार घटता है, केवल द्रव्यमान घटता है, द्रव्यमान और भार अपरिवर्तित रहते हैं, मतलब चेंज नहीं होते हैं। तो बताइए, चंद्रमा की सतह पर पृथ्वी के सापेक्ष निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं, क्या होगा यहाँ पर आपका सही उत्तर। यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है द्रव्यमान जो है वो नियत रहता है किंतु भार जो है वो घटता है। ठीक है, बी आपका सही उत्तर होगा। क्लास आप इसको करिए, तब तक 1 मिनट का टाइम मुझे दीजिएगा, मैं थोड़ा पानी पी लूँ। चलिए, तो ये चीज क्लियर हो गई होगी, जो मास है वो आपका चेंज नहीं होगा प्लेस के साथ, लेकिन वेट जो है वो प्लेस टू प्लेस बदलेगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। वेटलेसनेस एक्सपीरियंस इन अ स्पेसशिप इज ड्यू टू, बताइए, एब्सेंस ऑफ इनर्शिया, एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी, एब्सेंस ऑफ एक्सेलरेटिंग फोर्स या फिर फ्री फॉल ऑफ स्पेसशिप। इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ परीक्षा 2022 में पूछा गया प्रश्न है ये। ठीक है, वेटलेसनेस एक्सपीरियंस होता है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अ ग्रेविटी। स्पेसशिप में क्यों ग्रेविटी नहीं होती है, इसी वजह से वेटलेसनेस होता है। हमेशा याद रखिएगा, किसी भी चीज़ का, ऑब्जेक्ट का जो मास है वो आपका नहीं बदलता है, लेकिन वेट जो है वो उसमें चेंजेस देखने को मिलते हैं फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। क्यों? क्योंकि जो वेट है वो ग्रेविटी पे डिपेंड करता है और स्पेस में ग्रेविटी नहीं है तो वेटलेसनेस होगा, वेट 0 लगेगा। ठीक है, बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं 47th क्वेश्चन को, ध्यान से देखिएगा क्या दिया गया है यहाँ पर। The fact that the planet moves around the sun not in circle but in ellipses was first demonstrated by, किसने बोला था कि जो प्लैनेट्स है वो सन के अलोंग मूव करते हैं, ऐसे सर्कुलर पाथ में नहीं, इलिप्टिकल पाथ में मूव करते हैं जो प्लैनेट्स है सर के अराउंड। तो बताइए, गैलीलियो ने, मार्टिन लूथर ने, या फिर केपलर ने, या फिर कोपरनिकस ने। तो यहाँ पर 47 का आपका सही उत्तर क्या है? केपलर ने कहा था कि जो प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड इलिप्टिकल पाथ में मूव करते हैं, ना कि सर्कुलर पाथ में। If suddenly the gravitational force of attraction between the earth and the satellite revolving around it becomes 0, अगर हम बात करें कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द सैटेलाइट एंड द अर्थ, सैटेलाइट जो अर्थ के अराउंड घूम रही हैं, रिवॉल्व कर रही हैं, उनके बीच में जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है वो 0 हो जाए तो क्या होगा? जो सैटेलाइट है दे विल कंटिन्यू टू मूव इन दिस ऑर्बिट विद सेम वेलोसिटी, मूव टेंजेंशियली टू द ओरिजिनल ऑर्बिट विद सेम वेलोसिटी, बिकम स्टेशनरी इन इट्स ऑर्बिट, या फिर मूव टुवर्ड्स द अर्थ। तो 48 का जो आपका सही उत्तर है वो है
मूल कक्षा के स्पर्श रेखीय दिशा में समान वेग से साथ घूमती रहेगी। ठीक है, मूव टेंजेंशियली टू द ओरिजिनल ऑर्बिट विद द सेम वेलोसिटी। ठीक है, सेम वेलोसिटी के साथ वो उसी ऑर्बिट पे मूव करती रहेगी। अच्छा, आपने कभी सोचा है एक चीज़, आपने पढ़ा होगा, देखिए जब डेप्थ में पढ़ेंगे तब चीज़ें समझ में आएगी कि मैंने किसी चीज़ को ऊपर फेंका, वो नीचे गिर गई, तो मैंने पूछा क्यों गिर गई, आपने कहा मैम ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, ग्रेविटी की वजह से। पृथ्वी की अपनी ग्रेविटी है, जब भी आप किसी चीज़ को ऊपर फेंकेंगी पृथ्वी इसको अपने सतह की तरफ खींच लेगा, नीचे गिर जाएगी। लेकिन जब हम रॉकेट को लॉन्च करते हैं या फिर कोई स्पेसक्राफ्ट लॉन्च करते हैं तो वो ऊपर जाता है तो नीचे क्यों नहीं गिरता है? इसलिए क्योंकि उसको स्पेस एस्केप वेलोसिटी होती है। ठीक है, एस्केप वेलोसिटी का यूज़ करके उस सैटेलाइट या स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया जाता है ताकि वो इस ग्रेविटेशनल फोर्स को, ये जो पुल है, उसको पार कर ले। ठीक है, समझ में आ रहा है? तभी वो क्रॉस कर पाता है, एस्केप वेलोसिटी का यूज़ किया जाता है। चलिए 49 क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाई डज सोप सॉल्यूशन अपीयर क्लाउडी? क्यों जो सोप सॉल्यूशन होता है वो धुंधला दिखता है? साबुन का कणपुंज इतना बड़ा होता है कि प्रकाश को छितरा देता है। ठीक है, साबुन का कणपुंज प्रकाश को आसानी से अपवर्तन कर देता है, रिफ्रैक्ट कर देता है। ठीक है, या फिर साबुन का कणपुंज इतना छोटा होता है कि यह प्रकाश को परिवर्तित नहीं कर सकता है। साबुन का कणपुंज प्रकाश को कभी भी छितरा नहीं पाता है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ना छितराता है ना परिवर्तित करता है। ठीक है, यहाँ पर साबुन का कणपुंज जो है, जो छोटे छोटे आपको बबल्स दिखते हैं, वो इतने बड़ा होता है कि प्रकाश को छितरा देता है। ए आपका सही उत्तर होगा। यहाँ पर कभी भी छितरा नहीं पाता है, ये गलत है। परिवर्तित कर देता है, नहीं। ठीक है, आसानी से अपरिवर्तन होता है, नहीं। ए सही उत्तर है। ठीक है क्लास, अब 50 क्वेश्चन को हम देखते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है, और आज की क्लास का ये आखिरी प्रश्न है। द टेंडेंसी ऑफ अ ड्रॉप ऑफ लिक्विड टू कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑक्यूपाई मिनिमम एरिया इज ड्यू टू। पानी की एक बूंद के न्यूनतम क्षेत्र में संकुचित होने की प्रवृत्ति इसके कारण होती है सरफेस टेंशन की वजह से, वेपर प्रेशर की वजह से, डेंसिटी की वजह से, या फिर विस्कोसिटी की वजह से। तो ये होता है सरफेस टेंशन की वजह से। ए आपका सही उत्तर है। पानी की एक बूंद के न्यूनतम क्षेत्र में संकुचित होने की प्रवृत्ति इसके कारण होती है, किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। ए आपका सही उत्तर है। और ये आज की क्लास का आखिरी प्रश्न था। अभी साइंस की 2 क्लासेस हुई हैं जो कि हमने बहुत बड़े ड्यूरेशन की नहीं रखी है, छोटी छोटी क्लासेस रखी है। आगे की क्लासेस में हम टाइम ड्यूरेशन को बढ़ाएंगे। अभी थोड़ा सा टाइम को लेके क्या था, क्राइसिस था कह सकते हैं, थोड़ा बिजी शेड्यूल था, इस वजह से क्लासेस थोड़ी छोटी रखी गई है। लेकिन आप बिल्कुल भी चिंता नहीं करेंगे, आगे की जो साइंस की क्लासेस होंगी उसमें हम 50-50 क्वेश्चंस को हर क्लास में कवर करेंगे। तो क्लास आज के सेशन को मैं यहीं पे एंड करूँगी, लेकिन क्लास के एंड में वही एक बात जो मैं हमेशा आपसे कहती हूँ, फिर कहते हुए जाऊँगी कि खुद पर भरोसा रखिए, मेहनत करिए, परिश्रम करिए, रोज़ पढ़ाई करिए, अपनी कंसिस्टेंसी को, रेगुलरिटी को, डिसिप्लिन को ब्रेक होने मत दीजिए। सबसे बड़ी चीज़ यही होती है सफलता के पीछे, और सही समय आने पर आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। इसी के साथ आज के सेशन को यहीं पे एंड करूँगी। खुद का ध्यान रखिएगा, खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। कहीं पर भी किसी भी तरीके का डाउट होता है, परेशानी होती है, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा क्लास। थैंक यू सो मच क्लास।